वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले लेसन में कंटिन्यूड रेशो के बारे में बात की थी। कंटिन्यूड रेशो ऐसी रेशो है जिसमें दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को रिलेट किया जाता है। अब हम जाना चाह रहे हैं प्रोपोर्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात को करना ज़रूरी है, दैट इज़ इक्विवेलेंट रेशोज़। इक्विवेलेंट रेशोज़ क्या होती हैं? देखिए, मिसाल के तौर पे मैं एक रेशो ले रहा हूँ 18/24। तो रेशो क्या बनेगी? ये 18:24। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 से 2, 9 ज़ा 18, 2 12 ज़ा 24। तो ये क्या बन गया? 9/12। सो यू नो कि 9/12 एंड 18/24 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहलाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनकी की वैल्यू सेम होती है, लेकिन उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट नज़र आते हैं। इसकी अगर हम रेशो बनाएं तो क्या बनेगी? 9/12। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से। सो 3 3s are 9 and 3 4s are 12. So 3/4 आ जाएगा। 3/4, 18/24, 9/12, these are all equivalent fractions. तो ये जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो सिमिलरली इक्विवेलेंट रेशियोज भी हैं। ये सारी इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती हैं? ये डिफरेंट रेशियोज जो सेम रिलेशन को शो करती हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे ये वो फ्रैक्शंस हैं जिनकी के सेम वैल्यू है, लेकिन इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, बट दे हैव द सेम वैल्यू। जैसे कि मैं इसको यूँ लिख दे रहा हूँ, 18/24 इज इक्वल टू 9/12, सेम वे इज इक्वल टू 3/4। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, बेसिकली इक्वल है, सेम है, लेकिन देखने में मुख्तलिफ लग रहे हैं। दे आर शोइंग सेम वैल्यू। सेम वे ये जो रेशियोज हैं ये डिफरेंट रेशियोज हैं, क्योंकि इनके नंबर्स डिफरेंट हैं, लेकिन दे आर शोइंग द सेम रिलेशन। रिलेशन 18 and 24 थी और उससे डिफरेंट रेशियोज बन रही हैं। ये सारी इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। तो हम ये बात इस तरह भी कह सकते हैं कि 18/24 इज इक्वल टू 9/12 इज इक्वल टू 3/4। तो ये रेशो भी इक्विवेलेंट है। जिस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उसी तरह से इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। नाउ आफ्टर गेटिंग oriented with equivalent ratios, we come to the point that is called proportion. What is a proportion? अब तक हम रेशियोज की बात कर रहे थे, अब बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेशियो मौजूद है, रेशियो इस्तेमाल होगी, लेकिन ये रेशियो नहीं है, ये प्रोपोर्शन है। सो व्हाट इज ए प्रोपोर्शन? I'm using rather classical language, a mathematical statement showing the relation of two equivalent ratios. Ratios is
called proportion. स्पेलिंग का भी ख्याल रखिएगा. So the key word here is proportion. What is proportion? I try to make it as simple as possible. This is a mathematical statement which shows the relation of two equivalent ratios. Equivalent ratios आपके सामने लिखी हुई हैं बहुत सारी. इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे शो हो रही है ये भी आप देख सकते हैं. वो स्टेटमेंट जो दो इक्विवेलेंट रेशियोज की रिलेशन को शो करेगा वो प्रोपोर्शन है. सो लुक एट हियर. एक प्रोपोर्शन यहाँ से मैं अगर लिखूँ तो ये दो इक्विवेलेंट रेशियोज हैं. अगर मैं इनके दरमियान लिखूँ 18:24 इज इक्वल टू 9:12. So this is a statement which is showing the relationship of two equivalent ratios. इसको यूँ भी लिख सकता हूँ मैं 9:12 is equal to 3:4. मैं fractions को तो यहाँ से हटा रहा हूँ because we are now in ratios. I can write this thing also 18:24 is equal to 3:4. ये तीनों स्टेटमेंट प्रोपोर्शन है. ये भी एक प्रोपोर्शन है, ये भी एक प्रोपोर्शन है और ये भी एक प्रोपोर्शन है. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर दो इक्विवेलेंट रेशियोज को शो किया गया है और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, दे आर इक्वल. नाउ लेकिन बास किताबों में, लेकिन मैं एक्सेप्ट करूँगा कि थोड़ी क्लासिकल किताबों में आपको इस तरह से प्रोपोर्शन लिखे हुए मिलेंगे कि जो रिलेशनशिप के लिए जो निशान यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इक्वालिटी मार्क यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, दो इक्विवेलेंट रेशियो के दरमियान एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए नॉर्मली जो क्लासिकल किताबें हैं उनके अंदर अभी भी जो पुराने ऑथर्स हैं वो ये निशान इस्तेमाल नहीं करते. वो उसको ऐसे लिखते हैं 18:24 एंड सपोज 3:4. दीज आर टू इक्विवेलेंट रेशियो. अब इनके दरम्यान इक्वालिटी के बजाय कोलन का इस्तेमाल ही किया जाता है, लेकिन दो कॉलन लगाए जाते हैं. ये रेशियो नहीं है, दिस इज कॉलन, डबल कॉलन मार्क. तो दिस इज प्रोपोर्शन के लिए ये निशान भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज द इक्वालिटी मार्क एक्चुअली. और ये सिंपल डेफिनेशन है कि जनाब ये दोनों रेशियोज चूँकि इक्वल हैं, इक्विवेलेंट है, तो इनके दरमियान इक्वलिटी निशान आ गया. लेकिन स्पेसिफिकली ये निशान जो है विच आई प्रेफर, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैं इसको बाद में कभी लिख दूंगा. प्रोपोर्शनैलिटी को शो करने के लिए ये साइन लगाया जाता है 4 डॉट्स. रेशो के लिए 2 डॉट इस्तेमाल किए जाते हैं या सिंगल कोलन मार्क होता है, जबकि प्रोपोर्शन के लिए डबल कोलन मार्क इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस इज द प्रोपोर्शन. अब हमें स्टडी करना है प्रोपोर्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बिकॉज ये रेशो नहीं है, दिस इज़ नॉट रेशो. याद रखिए ये प्रोपोर्शन है. अगर मैं इस चीज़ को इस तरह लिख देता हूँ 18:24:3:4, सो दिस इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन. ये रेशो है, दिस इज़ अ कंटिन्यूड रेशो. ये प्रोपोर्शन है, ये रेशो है, कंटिन्यूड रेशो. दिस इज़ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेशो. प्रोपोर्शन के अंदर रेशोज़ को इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें रिलेट किया जाता है विद द प्रोपोर्शनैलिटी मार्क, लेकिन वो रेशो नहीं है, उसके अंदर रेशो इस्तेमाल हो रही हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मोर कॉम्प्लेक्स थिंग. उसके आइडिया ज़्यादा डिटेल्ड में हैं जिनको अब स्टडी करेंगे. लेकिन इस फ़र्क को जहन में रखना है कि प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है, इसे आप प्रोपोर्शन कह सकते हैं. बेशक इक्वालिटी मार्क लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन एक जो क्लासिकल वे है प्रोपोर्शन को शो करने का वो डबल कॉलन मार्क के साथ है. नाउ विल गो फर्दर.
अब हम इस प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे और ये जो वर्ड्स हैं इनकी वोकैबलरी है इसको डेवलप करेंगे सो दैट हम इसको आगे जब पढ़ें तो हमें वो वोकैबलरी हमारे पास हो जिसको हम इस्तेमाल करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि ये है क्या और प्रोपोर्शन में क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और वो कैसे इस्तेमाल की जाएंगी। मैं अब यहाँ पे कोई नंबर के बजाय प्रोपोर्शन के लिए जो तरीका का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंपल ये कि A रेशो B एक रेशो है और दूसरा है C ये है एक टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शन। आप किताबों में प्रोपोर्शन को देखने जाएंगे तो आपको टिपिकली यही एग्जाम्पल मिलेगी ABCD वाली। इसके अंदर दो रेशोज़ हैं इक्विवेलेंट रेशोज़, तो मैं पहले पॉइंट आउट कर दूं कि इसमें इक्विवेलेंट रेशोज़ कौन सी हैं। ये दो इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं इसके अंदर दोनों। लेकिन अब ये रेशोज़ अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर चुकी हैं। अब ये एक पूरे स्टेटमेंट के अंदर आ गई हैं। सो नाउ दे आर नाउ नो मोर रेशोज़। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये बन गई है प्रोपोर्शन। सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर लिखूँ ताकि आप लोगों को स्पेलिंग नज़र आ सके। दिस इज़ प्रोपोर्शन। अब ये इक्विवेलेंट रेशोज़ अलहदा हैं तो इक्विवेलेंट रेशोज़ हैं, लेकिन अब ये मिल गई हैं और ये एक सिंगल स्टेटमेंट बन गया है। अब इस सिंगल स्टेटमेंट का नाम है प्रोपोर्शन। अब हम रेशोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। सो वी विल स्टडी प्रोपोर्शन नाउ। याद रखना है, अब ये टिपिकल एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन की मेरे पास जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, किताबों में आपको बहुत मिलेगी। Okay, this is A ratio B proportion C ratio D. This is a typical example of proportion. अगर और से देखा जाए तो इस प्रोपोर्शन के चार बेसिक कंपोनेंट हैं, जो कि अब ये रेशोज़ नहीं रही हैं। अब ये रेशोज़ नहीं है, अब ये प्रोपोर्शन का हिस्सा है। तो इसके अंदर चार डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये है इसका एक हिस्सा, ये है इसका एक, ये है और एक ये। इन चारों पार्ट्स को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल्स। प्रोपोर्शनल्स याद रखिए, ठीक है। ये पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है ये प्रोपोर्शन है और इसके जो चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कहलाते हैं प्रोपोर्शनल्स। नल्स मैंने ये एस क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि चूंकि ये एक से ज़्यादा हैं, ये चार हैं। अगर इनमें से किसी एक की बात करेंगे तो उसे कहेंगे प्रोपोर्शनल, फिर एस नहीं लगाएंगे। तो एक्चुअल वर्ड है प्रोपोर्शनल। मैं इसलिए इस एस को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ ताकि आप इसको इसके नाम का हिस्सा ना समझें। वर्ड है प्रोपोर्शनल। ए भी एक प्रोपोर्शनल है, बी भी एक प्रोपोर्शनल है, सी भी एक प्रोपोर्शनल है और डी भी एक प्रोपोर्शनल है। अब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन प्रोपोर्शनल की पोजीशन क्या है। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो ए है ये पहला प्रोपोर्शनल है, लिहाजा इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसी तरह बी जो है ये है सेकंड प्रोपोर्शनल। सी जो है दैट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल और डी वेरी सिंपल इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शन के चार कंपोनेंट्स हमने स्टडी कर लिए। देखे, प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। नाउ इन प्रोपोर्शनल की भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं।
इसमें दो प्रोपोर्शनल ऐसे हैं जो प्रोपोर्शन के आउटसाइड पर वाक़ हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है पहला वाला और चौथा वाला। फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हैं ये प्रोपोर्शन के आउटसाइड में वाक़ हैं, तो लिहाजा इनको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स। यहाँ प्रोपोर्शनल्स कहा जाएगा इसलिए कि जब हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा प्रोपोर्शनल्स की बात कर रहे हैं, एक पहले वाले की और चौथे वाले की। ये दो प्रोपोर्शनल्स मिलकर एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स बनते हैं। सेम वे अब जो दो प्रोपोर्शनल बच गए हैं जो कि दरमियान में आ रहे हैं, प्रोपोर्शन के इनसाइड में हैं, तो इनको हम कहते हैं, इन दोनों को मीन प्रोपोर्शनल्स। दरमियान में आने वाले दोनों मीन हैं और बाहर की तरफ आने वाले एक्सट्रीम हैं, मीन प्रोपोर्शनल्स। इसको सिंप्लीफाई करके अपनी वोकैबुलरी को हम और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं तो वो इस तरह से होता है कि एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स को फिर हम जब बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल करेंगे, हमें बार बार इन्हें लिखना होगा, तो हम एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम इन दोनों को हम कह देते हैं एक्सट्रीम्स। प्रोपोर्शनल्स की ज़बान में, प्रोपोर्शन की लैंग्वेज में, कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स हैं उनको हम सिंपली कह देंगे एक्सट्रीम्स, और जो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल इसको हम कह देते हैं आसान और अपने लिखने के अमल को इजी बनाने के लिए मीन्स। एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स एंड मीन प्रोपोर्शनल्स। एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स को कहते हैं एक्सट्रीम्स और मीन प्रोपोर्शनल्स को कहेंगे मीन्स। यहाँ पे जो पहली चीज़ या पहला लॉ, इसके अंदर हम बहुत सारे इसके प्रोपोर्शन के लॉ स्टडी करेंगे, लेकिन मैं पहला लॉ जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ, विच यू मस्ट नो, दिस इज़ द बेसिक वन, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। I need to raise this. We have developed the vocabulary so far कि पहला और चौथा प्रोपोर्शनल जो है उसे एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल्स कहते हैं उन दोनों को, और शॉर्ट फॉर्म में एक्सट्रीम्स कह देंगे, और सेकंड और थर्ड को मीन प्रोपोर्शनल्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मीन्स कह देंगे। ठीक है, अब इस वोकैबुलरी को आपने याद रखना है। हम जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो यू मस्ट गो बैक टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स कि ये वर्ड किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नाउ लॉ क्या कहता है? इन ए प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is always equal to product of means। ये पहला कानून है प्रोपोर्शन का, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, कि किसी भी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन अगर वो है तो उसके एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है? आई होप यू नो, मैं भी इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब है फर्स्ट एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, उनकी प्रोडक्ट, एंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है सेकंड एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है?
This means result of multiplication रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो अब इस चीज़ को अगर हम सिंबॉलिक और, तो ये हमारा प्रोपोर्शन है A रेशो B. ये मैं प्रोपोर्शन का निशान लगा रहा हूँ. हो सकता है आपको किताबों में ये डबल कोलन के बजाय इक्वालिटी का निशान मिले. दैट इज़ इक्वली गुड. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोपोर्शन है. एंड दिस इज C रेशो D. आई प्रेफर कि ये निशान लगाइए. ये क्योंकि निशान मौजूद है प्रोपोर्शन का, तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए. ये इक्वल होने से इसके वर्किंग भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड सिंबल्स को इस्तेमाल करना चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स क्या हैं? A और D. मीन्स क्या हैं? B एंड C. तो पहला लॉ क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे A को D के साथ, तो क्या आएगा? AD. और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो B मल्टीप्लाइड बाई C क्या बनेगा? BC. और लॉ क्या कह रहा है? ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो हम इनके दरमियान इक्वालिटी का निशान लगा देंगे. सो सिंबॉलिकली ये है प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अभी हम इसी लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे. उसके बाद में हम फर्दर लॉज की तरफ जाएंगे. मैं इस लॉ को एक छोटी सी एग्जांपल से पहले प्रूव करूंगा, देन विल कंक्लूड दिस लेसन. हमने इक्विवेलेंट रेशियोज ली थी. अगर मुझे सही याद है तो वो क्या थी? 18/24 से हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट को, और दूसरी हमने ली थी इसके जो एंड में हम पहुंचे थे, दैट वाज 3/4. एम आई करेक्ट? दीज वर द फ्रैक्शंस. अगर इनकी रेशियोज बनाए और इन्हें इक्विवेलेंट रेशियोज की फॉर्म में लिखें तो एक प्रोपोर्शन बनना चाहिए 18/24. मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे पहले मैंने इक्विवेलेंट रेशियोज को एक्सप्लेन करने के लिए ली थी. And that is 3/4. Now we are going to learn to apply the first law of proportion. First law of proportion क्या कहता है? कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ये बेसिक लॉ है इसके लिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means. Now, extreme क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. और मीन्स क्या है? सेकेंड प्रोपोर्शनल एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आपके सामने बराबर आना चाहिए. अगर वो बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये लॉ वैलिड है, सही है. और मैंने चूंकि दोनों इक्विवेलेंट रेशियोज ली हैं तो ये वेरीफाई होना चाहिए. लेट्स सी नाउ. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? 18 मल्टीप्लाइड बाई 4. दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हमें लॉ पे पूरा यकीन है, लॉ है तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है. नाउ मीन्स क्या है? 24 मल्टीप्लाइड बाई 3. थोड़े से टेबल्स मुश्किल हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं है. 18 4s are 72 and 24 3s are 72. So you can see here कि हमने इक्विवेलेंट रेशियोज ली थी. इक्विवेलेंट रेशियोज को जब हमने प्रोपोर्शन बनाया और प्रोपोर्शन के ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई किया तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आ रही हैं. दिस इज़ the proportion and the first law of proportion. We will go further into the use of this law for solving different problems in next lesson. Till then, thank you very much.